दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जिस जमीन पर हम चलते हैं वही जमीन हमारी खेती, भोजन और अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। तो हेलो दोस्तों, द इनाम पर्सपेक्टिव में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th भूगोल एनसीईआरटी के अध्याय 3 भू संसाधन तथा कृषि को आसान भाषा में सरल उदाहरणों के साथ समझने वाले हैं। यह अध्याय न सिर्फ बोर्ड एग्जाम, सीयूईटी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेहद जरूरी है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाता है कि भूमि का सही उपयोग और कृषि का विकास हमारे भविष्य को कैसे सुरक्षित करता है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो, नोट्स बनाने में आसानी हो और आपके एग्जाम में डायरेक्ट सवाल पकड़ में आए, तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अध्याय भू संसाधन तथा कृषि। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं भूमि संसाधन का मतलब क्या होता है। भूमि एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। हमारे जीवन की लगभग हर एक गतिविधि किसी न किसी रूप से भूमि पर ही निर्भर होती है। अगर हम ध्यान से देखें तो खेती करना, घर बनाना हो या फिर कारखाने और उद्योग लगाना हो, ये सब काम भूमि के बिना संभव ही नहीं है। दोस्तों, एक बात ध्यान रखने वाली है, भूमि सीमित है, यानी जमीन उतनी ही है, बढ़ नहीं सकती। लेकिन जनसंख्या बढ़ने के साथ इसका उपयोग लगातार बढ़ता जा रहा है। इसीलिए हमें भूमि का संतुलित उपयोग और समझदारी से उपयोग करना बहुत ही जरूरी है, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी जमीन उपयोगी और सुरक्षित बनी रहे। यही कारण है कि भूमि संसाधन का संरक्षण और संतुलित उपयोग आज की सबसे बड़ी जरूरत है। दोस्तों, अब हम समझते हैं भूमि उपयोग का क्या मतलब होता है। भूमि उपयोग का अर्थ है भूमि को अलग अलग कामों के लिए इस्तेमाल करना। जैसे जहां हम खेती करते हैं, जहां जंगल होते हैं, जहां घर बनाए जाते हैं और जहां उद्योग या कारखाने लगाए जाते हैं, ये सब भूमि उपयोग के ही अलग अलग रूप है। दोस्तों, समय के साथ समय के साथ साथ भूमि उपयोग में बदलाव आता रहता है। पहले जहां खेती होती थी, आज वहां शहर या उद्योग विकसित हो जाते हैं। एक बात और समझना जरूरी है कि आर्थिक विकास का सीधा असर भूमि उपयोग पर पड़ता है। जैसे जैसे देश का विकास होता है, वैसे वैसे खेती की जमीन, आवासीय क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र तेजी से बढ़ने लगते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि भूमि उपयोग समय और आर्थिक विकास के साथ बदलता रहता है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं भारत में भूमि को किन किन रूपों में उपयोग किया जाता है। भारत में भूमि को उसके उपयोग के आधार पर अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहले बात करते हैं वनों के अंतर्गत भूमि। यह वह भूमि है जहां जंगल पाए जाते हैं, जो पर्यावरण संतुलन और वन्य जीवन के लिए बहुत जरूरी होती है। इसके बाद आती है गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि, जैसे घर, सड़कें, रेलवे लाइन, उद्योग और शहरों का विकास। अब बात करते हैं बंजर एवं अनुपयोगी भूमि की। यह वह भूमि है जहां खेती करना संभव नहीं होता है। इसके अलावा अस्थायी चारागाह होती है,
जहां पशुओं को चलाया जाता है। अब खेती से जुड़ी भूमि पर आइए। विविध फसल व उपवन भूमि वह भूमि है जहां एक से अधिक फसलें उगाई जाती है और बाग बगीचे पाए जाते हैं। अगला की जो बात करें वो है कृषि योग्य बंजर भूमि। वह होती है जिस पर खेती की जा सकती है लेकिन कुछ समय से खेती नहीं की जा रही होती है। अगला है परती भूमि। वह भूमि है जिससे कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है ताकि मिट्टी की उर्वरता वापस आ सके। और अंत में शुद्ध बोया गया क्षेत्र। यह वह भूमि है जहां वास्तव में फसलें बोई जाती है। इस प्रकार भारत में भूमि का उपयोग उसके कार्य और उद्देश्य के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। दोस्तों, अब हम समझते हैं प्रतिभूमि क्या होती है और इसके कितने प्रकार होते हैं। प्रतिभूमि वह भूमि होती है जिस पर कुछ समय के लिए खेती नहीं की जाती है। सबसे पहले बात करते हैं वर्तमान प्रतिभूमि की। यह वह भूमि है जिस पर पिछले 1 साल से खेती नहीं की गई होती है। अक्सर ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि मिट्टी की उर्वरता दोबारा बढ़ सके। इसके बाद आती है अन्य प्रतिभूमि। यह वह भूमि होती है जिस पर 1 से 5 वर्षों तक खेती नहीं की जाती है। दोस्तों, प्रतिभूमि रखने का एक सकारात्मक पक्ष भी होता है। इससे भूमि की उर्वरता बनाए रखने में मदद मिलती है और मिट्टी को आराम मिल जाता है। लेकिन अगर बहुत अधिक भूमि लंबे समय तक परती पड़े रहे तो यह कृषि के लिए नुकसानदायक हो जाता है क्योंकि इससे कुल कृषि भूमि घट जाती है। इसीलिए प्रतिभूमि का उपयोग संतुलन बनाकर करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं साझा संपत्ति संसाधन की, यानी सीपीआर, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। साझा संपत्ति संसाधन का वह संसाधन होते हैं जिनका उपयोग पूरे समुदाय द्वारा मिलकर किया जाता है, न कि किसी एक व्यक्ति द्वारा। जैसे चारागाह, वन और तालाब, ये सभी साझा संपत्ति संसाधन के उदाहरण हैं। दोस्तों, ये संसाधन ग्रामीण गरीबों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि इन्हीं से उन्हें ईंधन, चारा, पानी और अन्य आवश्यक चीजें मिलती है। इसीलिए कहा जा सकता है कि साझा संपत्ति संसाधन लोगों के आजीविका का एक महत्वपूर्ण साधन है। लेकिन अगर इन संसाधनों का गलत या अत्यधिक उपयोग किया जाए तो ये जल्द ही नष्ट हो सकते हैं। इसी कारण है कि साझा संपत्ति संसाधन का संरक्षण बहुत ही आवश्यक है ताकि आज भी और भविष्य में भी लोग इनका लाभ उठा सके। साझा संसाधन की सुरक्षा समुदाय की सामूहिक जिम्मेदारी है। दोस्तों, अब हम समझते हैं कृषि का क्या अर्थ होता है। फसलों की खेती करने की प्रक्रिया को कृषि कहते हैं। कृषि हमारे लिए खाद्य उत्पादन का सबसे मुख्य साधन है क्योंकि हमें जो अनाज, दाल, सब्जियां और फल मिलते हैं वे सभी कृषि से ही प्राप्त होते हैं। दोस्तों, भारत जैसे देश में कृषि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है क्योंकि गांव गांव की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर ही निर्भर होती है। साथ ही कृषि रोजगार का प्रमुख स्रोत भी है जिससे करोड़ों लोगों को जीविका मिलती है। इसीलिए कहा जा सकता है कि कृषि न केवल भोजन देती है बल्कि अर्थव्यवस्था और रोजगार का आधार भी है। दोस्तों, अब
हम समझने की प्रयास करते हैं कि भारत में कृषि का इतना अधिक महत्व क्यों है। भारत की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग सीधे या परोक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। किसानों से लेकर खेती से जुड़े मजदूर सभी की आजीविका कृषि से ही चलती है। कृषि का राष्ट्रीय आय में भी महत्वपूर्ण योगदान होता है, जिससे देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। दोस्तों, कृषि ही वह माध्यम है जो देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करती है, यानी सभी लोगों को पर्याप्त भोजन उपलब्ध कराती है। इसके अलावा कृषि उद्योगों को कच्चा माल भी उपलब्ध कराती है, जैसे कपास से वस्त्र उद्योग, गन्ने से चीनी उद्योग और जूट से जूट उद्योग। इस प्रकार कृषि रोजगार, भोजन और उद्योग तीनों का आधार है। हम समझते हैं कि पानी और नमी की उपलब्धता के आधार पर कृषि को कितने प्रकारों में बांटा गया है। सबसे पहले वर्षा आधारित कृषि। इस प्रकार की कृषि पूरी तरह मानसून की वर्षा पर निर्भर होती है। जहां सिंचाई की सुविधा कम होती है, वहां यह कृषि अधिक की जाती है। दूसरा प्रकार है सिंचित कृषि। इसमें खेती के लिए नहर, ट्यूबवेल, कुएं या तालाब जैसे साधनों से पानी दिया जाता है। इससे फसल उत्पादन अधिक और नियमित होता है। अब बात करते हैं आर्द्र कृषि की। यह कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां वर्षा अधिक होती है और भूमि में नमी बनी रहती है। और अंत में शुष्क कृषि। यह कृषि कम वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती है, जहां पानी की कमी होती है और सूखा पड़ने की संभावना रहती है। इस प्रकार पानी की उपलब्धता के आधार पर कृषि के अलग अलग प्रकार पाए जाते हैं। दोस्तों, अब हम भारतीय कृषि की प्रमुख ऋतुओं के बारे में समझते हैं। भारत में कृषि को मुख्य रूप से 3 ऋतुओं में बांटा गया है। पहला खरीफ, दूसरा रबी, तीसरा जायद। सबसे पहले खरीफ फसल की बात करते हैं। इन फसलों की बुआई मानसून के साथ जून जुलाई में की जाती है और कटाई सितंबर अक्टूबर में होती है, जैसे धान, मक्का, कपास आदि। ये सब खरीफ की उदाहरण है। बात करें दूसरी की, रबी फसल। इनकी बुआई सर्दियों में अक्टूबर नवंबर में होती है और कटाई मार्च अप्रैल में की जाती है। इसका उदाहरण है गेहूं, चना, सरसों इत्यादि। तीसरा नंबर की बात करें जायद फसल की। यह फसल रबी और खरीफ के बीच यानी गर्मी के मौसम में उगाई जाती है, जैसे इसका उदाहरण है तरबूज, खरबूजा, खीरा इत्यादि। दोस्तों, भारतीय कृषि काफी हद तक जलवायु पर निर्भर करती है, खासकर मानसून की वर्षा पर। इसीलिए कहा जाता है कि भारत में कृषि की सफलता जलवायु और मानसून से गहराई से जुड़ी हुई है। दोस्तों, अब हम खरीफ फसलों को गहराई से समझने की प्रयास करते हैं। खरीफ फसलें वो फसलें होती है जिनकी बुआई मानसून के साथ यानी जून जुलाई में जून जुलाई में की जाती है। इन फसलों की कटाई सितंबर से अक्टूबर के बीच होती है। दोस्तों, खरीफ फसलें पूरी तरह मानसून की वर्षा पर निर्भर होती है। इसीलिए अगर मानसून अच्छा हो तो फसल की उत्पादन भी अच्छा होता है। खरीफ फसलें के कुछ प्रमुख उदाहरण हैं, जैसे चावल, मक्का, कपास, ज्वार। इसीलिए कहा जाता है कि खरीफ फसलें मानसून की देन होती है। दोस्तों, यहाँ पे खरीफ फसल की कुछ तस्वीरें को साझा की गई है, जैसा कि
ये मक्का है, ये धान है और ये कपास की खेती है, जो कि खरीफ फसल की महत्वपूर्ण उदाहरण है। दोस्तों, अब हम रबी फसलों के बारे में समझते हैं। रबी फसलें वो फसलें होती है जिनकी बुआई सर्दियों के मौसम में यानी अक्टूबर से नवंबर के बीच की जाती है। इन फसलों की कटाई मार्च से अप्रैल के बीच होती है। दोस्तों, रबी फसलें ठंडी जलवायु में अच्छी तरह उगती है और इन्हें कम वर्षा की आवश्यकता होती है। इसीलिए रबी फसलें अक्सर सिंचाई पर निर्भर रहती है। रबी फसलों के कुछ प्रमुख उदाहरण हैं, जैसे गेहूं, चना, सरसों। इसलिए कहा जाता है कि रबी फसलें ठंड के मौसम की फसलें होती है। दोस्तों, जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं, यह रबी फसल की खेती को दिखाया गया है, जिसके अंतर्गत गेहूं, चना की खेती को दिखाया गया है और साथ में सरसों की खेती को। ये सब रबी फसल की मुख्य उदाहरण है। आइए अब हम बात करते हैं जायद फसलें के बारे में। जायद फसलें ग्रीष्म ऋतुओं की फसलें होती है, जिनकी खेती रबी और खरीफ के बीच यानी मार्च से जून के दौरान की जाती है। दोस्तों, इस मौसम में वर्षा बहुत कम होती है, इसीलिए जायद फसलों की सिंचाई बहुत ही आवश्यक होती है। जायद फसलें के कुछ प्रमुख उदाहरण हैं, जैसे तरबूज, खीरा इत्यादि। इसलिए कहा जाता है कि जायद फसलें गर्मी और सिंचाई पर निर्भर फसलें होती है। दोस्तों, अब हम खाद्यान्न फसलों के बारे में समझते हैं। खाद्यान्न फसलें वे फसलें होती है जो हमें भोजन के रूप में अनाज प्रदान करती है। खाद्यान्न फसलों में चावल, गेहूं सबसे प्रमुख फसलें हैं, जो भारत के अधिकांश लोगों का मुख्य भोजन है। इसके अलावा मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, रागी आदि भी खाद्यान्न फसलों में शामिल है। दोस्तों, खाद्यान्न फसलें भारत के खाद्य सुरक्षा का आधार है, क्योंकि इन्हीं से देश की बड़ी आबादी का भोजन सुनिश्चित होता है। इसलिए कहा जाता है कि खाद्यान्न फसलें देश के पोषण और सुरक्षा की रीढ़ है। अब हम चावल के बारे में समझने की प्रयास करते हैं। चावल एक प्रमुख खरीफ फसल है, जिसकी खेती मानसून के मौसम में की जाती है। चावल की फसलों के लिए अधिक वर्षा व तापमान दोनों की आवश्यकता होती है। इसी कारण है चावल की खेती अधिकतर अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती है। भारत में चावल उत्पादन करने वाले कुछ प्रमुख राज्य हैं, जिसमें पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु आते हैं। दोस्तों, विश्व में चावल उत्पादन के मामले में चावल उत्पादन के मामले में भारत का महत्वपूर्ण स्थान है और भारत दुनिया के सबसे बड़े चावल उत्पादक देशों में से एक है। इसीलिए कहा जाता है कि चावल भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। चावल एक खरीफ फसल है जिसे अधिक वर्षा और तापमान की आवश्यकता होती है। अब हम गेहूं को आसानी से समझते हैं। गेहूं एक रबी फसल है। इसकी बुआई सर्दियों के मौसम में की जाती है और कटाई गर्मियों की शुरुआत में होती है। गेहूं को ठंडी जलवायु पसंद होती है, इसीलिए यह सर्द मौसम में अच्छी तरह उगता है। इस फसल के लिए
सिंचाई आवश्यक होती है क्योंकि सर्दियों में बारिश कम होती है। नहर, ट्यूबवेल या कुएं से पानी दिया जाता है। भारत में गेहूं के खेती उत्तर भारत में प्रमुख रूप से अधिक होती है। जैसे जैसे इसका एग्जाम्पल है उत्तर प्रदेश, यूपी, पंजाब, हरियाणा, बिहार और मध्य प्रदेश। दोस्तों, अब हम मोटे अनाज को आसानी से समझते हैं। मोटे अनाज ऐसे अनाज होते हैं जो कम पानी में भी आसानी से उग जाते हैं। इसमें पोषक तत्व अधिक होते हैं और ये सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। मोटे अनाज के प्रमुख उदाहरण हैं जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का। ज्वार और बाजरा ज्वार और बाजरा गर्म जलवायु में अच्छी अच्छी फसल देते हैं। मक्का का उपयोग खाने के साथ साथ पशु आहार में भी किया जाता है। मोटे अनाज शुष्क क्षेत्रों में यानी कम बारिश वाले इलाकों में उगाने के लिए बहुत ही उपयुक्त होते हैं। इसीलिए इन्हें सूखा प्रभावित क्षेत्रों की मुख्य फसल माना जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं दलहन फसलों की। दलहन फसलें हमारे भोजन का बहुत ही जरूरी हिस्सा है क्योंकि ये शरीर को ताकत देने वाला प्रोटीन प्रदान करती है। दलहन फसलों के प्रमुख उदाहरण हैं जैसे चना, अरहर, मूंग, उड़द। ये फसलें जमीन की उर्वरता बढ़ाने में भी मदद करती है क्योंकि इनमें नाइट्रोजन को सिंचित करने की क्षमता होती है। इसी वजह से दलहन फसलों को प्रोटीन का मुख्य स्रोत कहा जाता है। दोस्तों, अब जानते हैं तिलहन फसलों के बारे में। तिलहन वे फसलें होती है जिसमें हमें खाद्य तेल पदार्थ प्राप्त होता है जो हमारे रोजमर्रा के भोजन का अहम हिस्सा है। तिलहन फसलों के प्रमुख उदाहरण हैं सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी। सरसों का तेल उत्तर भारत में खूब इस्तेमाल होता है। मूंगफली और सोयाबीन से उच्च गुणवत्ता वाला तेल निकाला जाता है, जबकि सूरजमुखी तेल स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक माना जाता है। इसी कारण तिलहन फसलों को खाद्य तेल का प्रमुख स्रोत कहा जाता है। दोस्तों, अब हम देखते हैं रेशेदार फसलों को। रेशेदार फसलें वे फसलें होती है जिनसे हमें कपड़ा बनाने के लिए रेशा फाइबर प्राप्त होता है। इन फसलों के प्रमुख उदाहरण हैं कपास और जूट। कपास से कपास से सूती कपड़े बनाए जाते हैं कपास से सूती कपड़े बनाए जाते हैं जबकि जूट से बोरे, रस्सियां और थैले तैयार किए जाते हैं। रेशेदार फसलें वस्त्र उद्योग का आधार मतलब वस्त्र उद्योग का जो है रीढ़ मानी जाती है और लाखों लोगों को रोजगार प्रदान करती है। इसी वजह से इन फसलों का देश के अर्थव्यवस्था में विशेष आर्थिक महत्व है। दोस्तों, अब हम समझते हैं गन्ना फसल की। गन्ना एक नकदी फसल है क्योंकि इससे किसानों को सीधा आर्थिक लाभ मिलता है। इस फसल को उगाने के लिए उष्ण एवं आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। साथ ही पर्याप्त पानी भी जरूरत होता है। गन्ना चीनी उद्योग का आधार माना जाता है क्योंकि चीनी, गुड़ और शीरा इसी से तैयार किए जाते हैं। भारत में गन्ने के प्रमुख उत्पादक राज्य है वो है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु और बिहार।
ये सब गन्ना के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। तो अब हम देखते हैं चाय को, जो सिर्फ एक फसल नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की रोजमर्रा की आदत है। चाय एक बागान कृषि की फसल है। चाय एक बागानी कृषि है जिससे बड़े बड़े बागानों में उगाया जाता है। इसकी खेती मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है जहां मौसम ठंडा और नम रहता है। चाय की फसल के लिए अधिक वर्षा और आर्द्र जलवायु बेहद आवश्यक होती है। भारत की चाय में भारत की चाय निर्यात में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है और यह देश की विदेशी मुद्रा कमाने में बड़ी भूमिका निभाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कॉफी की, जो स्वाद के साथ साथ भारत की अर्थव्यवस्था में भी अहम भूमिका निभाती है। कॉफी एक रोपन कृषि के उदाहरण है या फसल है जिसे बड़े बागानों में उगाया जाता है। भारत में कॉफी की खेती मुख्य रूप से दक्षिण भारत में की जाती है, जैसे कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। कर्नाटक कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। कॉफी की फसल के लिए छायादार वातावरण और आर्द्र जलवायु बहुत ही आवश्यक होती है। कॉफी विदेशी मुद्रा अर्जन का एक महत्वपूर्ण साधन है क्योंकि इसका बड़ा हिस्सा निर्यात किया जाता है। दोस्तों, अब हम अन्य महत्वपूर्ण फसलों के बारे में समझते हैं। तो पहले बात करते हैं रबर की। रबर एक रोपन कृषि की फसल है। यह उष्ण और आर्द्र जलवायु में उगाई जाती है। रबर का उपयोग टायर, ट्यूब, जूते और औद्योगिक सामान बनाने में होता है। भारत में रबर की खेती मुख्यतः केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में होता है। तो रबर जो है यह रोपन कृषि का फसल है और इसकी उत्पादन मुख्यतः केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में होती है। वही हम बात करें मसालों की, मसालों में काली मिर्च, इलायची, लौंग, दालचीनी, हल्दी आदि शामिल है। भारत को मसालों का देश कहा जाता है। मसालों का उपयोग भोजन का स्वाद बढ़ाने और औषधि के रूप में किया जाता है। ये निर्यात में बहुत ही महत्वपूर्ण है। बात करें तंबाकू की, तंबाकू एक नकदी फसल है। इसका उपयोग सिगरेट, बीड़ी और तंबाकू उत्पाद बनाने में होता है। भारत में तंबाकू की खेती आंध्र प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश में होती है। यह सरकार को राजस्व प्रदान करती है। वही हम बात करें नारियल की, तो नारियल एक उष्णकटिबंधीय फसल है। यह तटीय क्षेत्रों में अधिक उगाया जाता है। नारियल से तेल, पानी, खोया और रेशा प्राप्त होता है। भारत में नारियल की खेती मुख्य रूप से केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और गोवा में होती है। अब हम समझते हैं भारत में कृषि विकास को। स्वतंत्रता से पहले, आजादी से पहले हमारे देश की खेती पुराने तरीकों से होती थी। न अच्छे बीज थे, न सिंचाई की ठीक व्यवस्था। किसान ज्यादातर बारिश पर निर्भर रहते थे। पैदावार कम होती थी और अक्सर अकाल पड़ जाते थे। स्वतंत्रता की बाद, आजादी के बाद सरकार ने खेतों पर ध्यान दिया। नहरें, ट्यूबवेल, खाद और अच्छे बीज दिए गए। खेती में मशीनें आई जिससे काम आसान हुआ और उत्पादन बढ़ा। हरित क्रांति, हरित क्रांति का मतलब है खेती में बड़ा बदलाव। इसमें उन्नत बीज, रासायनिक खाद, सिंचाई और मशीनों का ज्यादा इस्तेमाल हुआ। खास तौर पर गेहूं और चावल की पैदावार बहुत बढ़ी। हरित क्रांति आने से गेहूं और चावल की पैदावार में बढ़ोतरी हुई। कृषि उत्पादन में वृद्धि, इन सब बदलावों की वजह से आज देश में अनाज की कमी नहीं है। किसानों की आमदनी बढ़ी है और भारत खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बन गया है।
दोस्तों अब हम बात करेंगे खेती में आई नई तकनीक की। सबसे पहले उन्नत बीज। आजकल ऐसे बीज आते हैं जो जल्दी तैयार होते हैं और ज्यादा पैदावार देते हैं। दूसरा है रासायनिक उर्वरक। इनसे फसल को जरूरी पोषण मिलता है और खेत की उपज बढ़ जाती है। तीसरा है सिंचाई का विस्तार। अब खेती सिर्फ बारिश पर निर्भर नहीं रही। नहर, ट्यूबवेल और पंप से खेतों तक पानी पहुंचाया जाता है। और आखिर में है कृषि यंत्र। आज 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 हल की जगह ट्रैक्टर और हाथ की जगह मशीनों आ गई है, जिससे खेती आसानी और तेज हो गई है। इन्हीं सब कारणों से आज कृषि उत्पादन में काफी बढ़ोतरी हुई है। दोस्तों, ये तस्वीर आज की आधुनिक खेती को दिखाती है, जहां किसान सिर्फ खेत में मेहनत ही नहीं करता, बल्कि मोबाइल और तकनीक से खेती को स्मार्ट बनाता है। आज किसान मोबाइल से अपने खेत की जानकारी को देख रहा है, पानी की जरूरतों को समझ रहा है और फसल की हालत पर नजर रख रहा है। ड्रोन से ड्रोन से खेतों की निगरानी हो रही है और जिससे पता चल जाता है कि कहाँ पानी कम है और कहाँ दवा डालनी है। ट्रैक्टर और मशीनों ने खेती की तेज और आसान बना दिया है, जिससे समय भी बचता है और मेहनत भी कम लगती है। मतलब साफ है दोस्तों, आज का किसान पढ़ा लिखा, समझदार और टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। यही है खेती का नया रूप, स्मार्ट खेती, आधुनिक खेती। दोस्तों अब हम बात करते हैं भूमि निम्नीकरण का, यानी जब जमीन धीरे धीरे अपनी ताकत खोने लगती है। सबसे बड़ा कारण है अधिक सिंचाई। जरूरतों से ज्यादा पानी देने से मिट्टी कमजोर हो जाती है और फसल ठीक से नहीं उगती है। दूसरा कारण है रासायनिक उर्वरकों का अधिक प्रयोग। लगातार केमिकल डालने से मिट्टी की प्राकृतिक शक्ति खत्म होने लगती है। तीसरा कारण है जल भराव। जब खेतों में पानी जमा रहता है तो जड़ों को हवा नहीं मिलती है और फसल खराब होने लगती है। और आखिरी कारण है लवणता, यानी मिट्टी में नमक की मात्रा बढ़ जाना, जिससे जमीन बंजर बनने लगती है। इसीलिए दोस्तों, अगर खेती को बचाना है तो जमीन का सही इस्तेमाल करना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, ये तस्वीर हमें भूमि निम्नीकरण की सच्चाई दिखाती है। यहाँ आप देख सकते हैं कि कहीं खेत में जरूरत से ज्यादा सिंचाई हो रही है, तो कहीं पानी जमा होने से जल भराव की समस्या बन गई है। बीच में पड़ा पड़ा हुआ रासायनिक खाद का बोरा यह बताता है कि केमिकल का ज्यादा इस्तेमाल मिट्टी को धीरे धीरे कमजोर बना देता है। दूसरी तरफ जमीन में नमक जम गया है दूसरी तरफ जमीन में नमक जम गया है, जिससे हम लवणता कहते हैं, और ऐसी जमीन पर फसल उगना मुश्किल हो जाता है। मतलब साफ है दोस्तों, अगर पानी और खाद का सही इस्तेमाल न किया जाए तो उपजाऊ जमीन भी बंजर बन सकती है। इसीलिए जरूरी है कि हम खेती करें समझदारी से, संतुलन के संतुलन के साथ। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि खेती को सुधारा कैसे जाए। सबसे पहले मृदा संरक्षण। देखिए, अगर मिट्टी ही खराब हो जाएगी तो खेती कैसे चलेगी। इसीलिए सरकार ने शुरू की है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। इसमें किसानों को बताया जाता है कि उसकी जमीन में कौन सी खाद चाहिए और कितनी चाहिए। दूसरा है जल प्रबंधन। आज पानी सबसे बड़ी समस्या है, इसलिए सरकार लाई है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना।
मतलब हर खेत तक पानी, और ड्रिप स्प्रिंकलर से कम पानी में ज्यादा फसल। वही बात करें तीसरा नंबर की, सतत कृषि। ऐसी खेती जो जमीन को नुकसान न पहुंचाए और सालों साल चलती रहे, इसे कहते हैं सतत खेती। इसके लिए सरकार जैविक खेती, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है, ताकि मिट्टी भी बचे और सेहत भी। चौथा है सरकारी योजनाएं। किसानों के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है। इसमें पहला है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसमें साल में पैसे सीधे खाते में आते हैं। वही बात करें दूसरी योजना की, तो वो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। अगर फसल खराब हो जाए तो नुकसान की भरपाई हो सकेंगी। और आखिरी बात दोस्तों, अगर किसान सही जानकारी के साथ इन योजनाओं का फायदा ले तो खेती भी सुधरेगी और किसान की हालात भी। यही है कृषि सुधार का सही रास्ता। दोस्तों, अब इस पूरे चैप्टर को छोटे और आसान शब्दों में समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने जाना कि भूमि सीमित संसाधन है, जमीन बढ़ती नहीं है, इसीलिए इसका सही इस्तेमाल बहुत जरूरी है। फिर हमने देखा कि कृषि भारत की रीढ़ है, देश की बड़ी आबादी खेती पर ही निर्भर है। इसके बाद हमने पढ़ा कि भारत में फसलों में बहुत ही विविधता पाई जाती है, कहीं गेहूं चावल, तो कहीं दालें तिलहन, तो कहीं चाय कॉफी और गन्ना। और आखिर में सबसे जरूरी बात, संरक्षण और विकास दोनों जरूरी है। संरक्षण और विकास दोनों जरूरी है। अगर हम जमीन, पानी और मिट्टी को नहीं बचाएंगे तो आने वाले समय में खेती मुश्किल हो जाएंगी। इसीलिए दोस्तों, खेती को आगे बढ़ाने के लिए समझदारी, तकनीक और संरक्षण तीनों का साथ जरूरी है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में द इनाम पर्सपेक्टिव के साथ।